वेलकम बैक टू अरोड़ा आईएएस। अरोड़ा आईएएस में आपका स्वागत है। फॉर लेटेस्ट अपडेट और इन लेक्चर्स की पीडीएफ्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमें हमारी वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज www.arodaies.com। और पीजी बैच ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन माइंड मैप को परचेज करना चाहते हैं देन यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड Amazon। सो कंटिन्यू करते हैं हमारा इससे पहले के लेक्चर का चैप्टर ही, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन। उसमें हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस को देखा था और इस लेक्चर में हम नेक्स्ट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को देखेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 11 में आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक डील करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, कि कैसे कैसे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स और सेंटर एंड स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो लेजिस्लेटिव जैसे ही सेंटर एंड स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। जो सेंटर है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो पूरे इंडिया के लिए होगी, यानी कि वो पूरे इंडिया में कहीं किसी भी स्टेट के लिए जो है एग्जीक्यूटिव पावर का अपना इस्तेमाल कर सकता है। कौन से मैटर्स पे? यूनियन लिस्ट पे। यानी कि वो मैटर जो यूनियन लिस्ट में दे रखे हैं अगर उन पे सेंटर है वो लेजिस्लेट करती है तो उसके लिए जो सेंटर ही एग्जीक्यूटिव पावर दे सकता है। एंड सेकेंड इज स्टेट एग्जीक्यूट पावर एक्सटेंडेड टू द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। और जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट की टेरिटरी तक ही रहेगी। एंड नेक्स्ट इज इन मैटर ऑन विच बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर ऑफ लेजिस्लेट, यानी कि कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। यानी कि वो सब्जेक्ट्स वो मैटर्स जो कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में दे रखे हैं उनमें पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर है लेजिस्लेट करने की। तो वहां पे जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो स्टेट के पास होगी, पार्लियामेंट के पास नहीं होगी। यानी कि बेशक जो लॉज है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में वहां पे सेंटर के बनाए हुए ज्यादा माने जाते हैं स्टेट के ऊपर, बट वहां पे जो एग्जीक्यूशन है वो स्टेट ही करेगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर। यहाँ पे क्या कहा गया है कि देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर टू गिव अनरिस्ट्रिक्टेड स्कोप टू द सेंटर एग्जीक्यूटिव पावर। कि सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को ज्यादा स्कोप देने के लिए यहाँ पे जो है स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट has to ensure compliance with the parliamentary laws and existing laws applicable in the state। means कि अगर स्टेट में कोई पार्लियामेंट का लॉ एप्लीकेबल है, कोई पार्लियामेंट का लॉ लगा हुआ है, तो उस लॉ को स्टेट को जो है मानना होगा। मतलब स्टेट उसकी निंदा नहीं कर सकता, उसको उसका कंप्लायंस बना के रखना पड़ेगा। सेकेंड है द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर कैन नॉट इम्पीड एंड प्रिजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट सेंटर इन द स्टेट। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो स्टेट है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को इम्पीड या फिर प्रिजुडाइज नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि जो स्टेट है वो सेंटर की दी हुई डायरेक्शंस पे नहीं चल रहा है, उनकी दी हुई डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहां पे जो सेंटर है वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है अंडर आर्टिकल 365 एंड आर्टिकल 356। सो नेक्स्ट आता है हमारा सेंटर डायरेक्शन टू द स्टेट, कि कौन कौन से मैटर्स पे जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शंस दे सकती है। सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट अबाउट एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन द फॉलोइंग मैनर्स, कि कौन कौन से मैटर्स पे जो है सेंटर डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस, कि नेशनल एंड मिलिट्री की इंपॉर्टेंस के लिए जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको मेंटेन किया जाए, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए। रेलवेज की प्रोटेक्शन के लिए जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है कि कैसे कैसे जो रेलवेज की प्रोटेक्शन की जाएगी। and the provision of adequate facility for instructions in the mother tongue at primary state of education of children of linguistic minority groups, कि वो जो बच्चे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उनकी मदर टंग में ही होनी चाहिए। और ये प्रोविजन भी है जो है स्टेट को सेंटर डायरेक्ट कर सकती है।
नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड स्कीम। कोई सेंटर ने स्कीम निकाली है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो उसको भी सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शंस दे सकती है कि आप इस स्कीम को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो एरिया है उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। सो नेक्स्ट आता है हमारा म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ द फंक्शंस। म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस में क्या बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसकी रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, यानी कि सेंटर को जो है उसकी अलग से पावर्स दी गई हैं एंड स्टेट को जो है उनकी अलग से पावर्स दी गई हैं। बट यहाँ पे अगर फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखनी है एंड डेडलॉक्स को अवॉइड करना है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो यहाँ पे एक और प्रोविजन दे रखा है कि जो सेंटर एंड स्टेट है वो अपनी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। कि जो सेंटर है वो स्टेट को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स दे सकती हैं, या जो स्टेट है वो सेंटर को अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दे सकती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंट है विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कैन एंट्रस्ट टू स्टेट गवर्नमेंट एनी एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर। कि जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो स्टेट को दे सकता है। और इसी तरह जो गवर्नर है वो भी अगर उसको स्टेट की पावर सेंटर को देनी है तो वहां पे भी पहले वो सेंटर से बात करेगा, सेंटर से कंसेंट करेगा, उसके बाद ही वो स्टेट की जो कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो सेंटर को देगा। एंड नेक्स्ट क्या होगा कि पार्लियामेंट में ने अगर कोई स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर देनी है सेंटर को बट बिना कंसेंट किए, तो वो पार्लियामेंट दे सकता है। यानी कि पार्लियामेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट कैन एंट्रस्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर विद स्टेट। कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है बिना स्टेट की कंसेंट से, बिना स्टेट से बात किए सेंटर की कोई भी पावर स्टेट को दे सकता है और स्टेट को उस पावर को मानना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यहाँ पे क्या है कि हर जो लॉ है उसको अच्छे से लेजिस्लेट करने के लिए, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए सेंटर एंड स्टेट में कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दे रखी हैं। उसमें क्या कहा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सिक्योर कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कि सेंटर एंड स्टेट में कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए ये कुछ प्रोविजंस दे रखी हैं। उनमें से फर्स्ट है द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट with respect to the use, distribution and control of water of any state, interstate river and river valley। कि अगर किसी स्टेट्स में डिस्प्यूट होता है या फिर कंप्लेंट्स आती हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ वाटर, कि वाटर के कंट्रोल के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर उसके यूज़ के लिए, तो उसके लिए जो पार्लियामेंट है वो एडजुडिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। सो नेक्स्ट क्या पॉइंट दे रखा है इसमें कि प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल। जो प्रेसिडेंट है अंडर आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश कर सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए एंड द डिस्कस सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट में कोई सब्जेक्ट जो है जो कॉमन इंटरेस्ट का उस पर डिस्कस करने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो प्रेसिडेंट है वो इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश कर सकता है। नेक्स्ट क्या पॉइंट दे रखा है यहाँ पे कि फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ सेंटर एंड एवरी स्टेट। कि अगर सेंटर या फिर स्टेट ने कोई लॉ बनाया है या फिर कोई पब्लिक एक्ट है या कोई रिकॉर्ड या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया उसके लिए फुल फेथ रखा जाएगा, उसको क्रेडिट दिया जाएगा कि हम जो है उस लॉ की निंदा नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरस्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो अथॉरिटी अपॉइंट कर सकता है इंटरस्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड को देखने के लिए, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स को देखने के लिए, बट नो सच अथॉरिटी हैज़ टू बी अपॉइंटेड सो फार। बट ऐसी कोई भी अथॉरिटी अभी तक जो है अपॉइंट नहीं की गई है। सो नेक्स्ट आता है हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज।
ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या कहा गया है कि जो सेंटर एंड स्टेट है उन दोनों की जो सर्विसेज है वो डिफरेंट है, अपनी अपनी सर्विसेज है दोनों के पास। जैसे सेंटर अलग से अपॉइंट करती है और स्टेट जो है वो अलग से अपॉइंट करती है। बट जो हायर लेवल की पावर्स इंडिया में मानी जाती हैं दैट इज IAS, IPS एंड IFS। और मेंबर्स ऑफ दीज सर्विसेज, जो इन सर्विसेज के मेंबर्स होंगे, जो IAS, IPS एंड IFS के थ्रू चुने जाएंगे, वो बोथ सेंटर एंड स्टेट दोनों में ही वर्क करेंगे, बट उनको रिक्रूट और ट्रेन सेंटर करेगा। एंड आर्टिकल 312 के अंदर क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, कि अगर कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इनमें इंक्लूड करनी है इन तीन के अलावा, तो जो पार्लियामेंट है वो राज्यसभा की रिकमेंडेशन पे कर सकती है। 1947 में जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसका नाम रिप्लेस करके उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दैट इज IAS बनाया गया, और इंडियन पुलिस सर्विसेज के नाम को रिप्लेस करके उसको IPS बनाया गया दैट इज इंडियन पुलिस सर्विस। और 1966 में एक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को ऐड किया गया दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें क्या कहा गया है कि इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन द सेंटर स्टेट रिलेशंस आर एज फॉलोज, कि पब्लिक सर्विस कमीशन में सेंटर एंड स्टेट के रिलेशंस कैसे होंगे। फर्स्ट क्या कहा गया है कि द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट बट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, कि स्टेट की जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगी उसका जो चेयरमैन होगा, उसके जो मेंबर्स होंगे, उनको बेशक अपॉइंट तो गवर्नर करेगा बट उनको रिमूव जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड, कि जो पार्लियामेंट है वो 2 या फिर 2 से ज्यादा स्टेट के लिए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश कर सकता है, बट अगर उन स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर है वो रिक्वेस्ट करती है कि कोई भी 2 स्टेट्स, मान लीजिए कि पंजाब या हरियाणा को की जो है स्टेट सर्विस, उनके लिए एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया, या फिर 3 यानी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन तीनों के लिए पार्लियामेंट एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दे, बट उस चीज के लिए सबसे पहले स्टेट खुद से अगर रिक्वेस्ट करेगी तो ही पार्लियामेंट ऐसा करेगी। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पर यहाँ पे जो चेयरमैन एंड मेंबर्स होंगे इन जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और पहले हमने देखा था कि कौन अपॉइंट कर रहा था, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर रहा था, बट रिमूव कौन कर रहा था, सिर्फ प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्या कहा गया है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन सर्व द नीड ऑफ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर, कि अगर स्टेट गवर्नर जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से किसी चीज को सर्व करने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि आप इस मैटर के लिए हमारी मदद कीजिए, तो वहां पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर सकती है, बट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, कि अगर प्रेसिडेंट उनको अप्रूवल देगा। सो नेक्स्ट आता है यूपीएससी असिस्ट द स्टेट्स, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करती हैं इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज फॉर विच कैंडिडेट पोजेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, कि अगर कोई ऐसी सर्विसेज जिसके लिए मतलब 2 से ज्यादा स्टेट्स जो है रिक्रूट कर रही हैं, जिसे हमने पहले बात की थी कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, अगर ऐसे कोई 2 से ज्यादा स्टेट मिलके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कर रही हैं, तो वहां पे जो है यूपीएससी उनको असिस्ट कर सकता है, फॉर विच कैंडिडेट प्रोसेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, जिसके लिए उनको कुछ स्पेशल, मतलब जिन कैंडिडेट्स को उनको अपॉइंट करना है उनकी कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी। सो नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीन्स कि सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए सेम ही जुडिशियल सिस्टम दिया रखा है। दो इंडिया हैज अ ड्यूअल पॉलिटी, बेशक इंडिया में ड्यूअल पॉलिटी का सिस्टम है, यानी कि सेंटर के पास अपनी पावर्स हैं, स्टेट के पास अपनी पावर्स हैं, बट यहाँ पे जो जस्टिस है यानी कि जुडिशरी है वो डुअल नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड स्टेट हाई कोर्ट एट बिलो इट।
यानी कि सबसे ऊपर जो आएगी वो सुप्रीम कोर्ट आएगी, उसके नीचे हाई कोर्ट आएगी। सो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्स बोथ द सेंट्रल लॉज एंड द स्टेट लॉज, कि यहाँ पे जो सिर्फ एक ही कोर्ट दे रखा है सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज को इन्फोर्स करने के लिए, और जो जजेस होंगे स्टेट हाई कोर्ट्स के उनको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। यानी कि जिस स्टेट के लिए जो है जिस स्टेट के हाई कोर्ट के लिए जज को अपॉइंट करना है, उस स्टेट का गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी कंसल्टेशन से जो है वो प्रेसिडेंट जज को अपॉइंट करेगा, एंड दे कैन बी ट्रांसफर्ड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, और इनको जो है वो प्रेसिडेंट ही रिमूव और ट्रांसफर कर सकता है। एंड पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए सेम हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है, जैसे गोवा एंड महाराष्ट्र के लिए सेम हाई कोर्ट है, एंड पंजाब एंड हरियाणा के लिए सेम हाई कोर्ट है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के टाइम में स्टेट एंड सेंटर के रिलेशन कैसे होते हैं। फर्स्ट आता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 362 के अंदर। तो इस टाइम में क्या होगा कि जो स्टेट है वो पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगी, एंड द सेंटर एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू द स्टेट। और यहाँ पे क्या होगा कि जो सेंटर है वो डायरेक्शंस देगी स्टेट को हर एग्जीक्यूटिव के लिए, हर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन जो होगी वो स्टेट की सेंटर देगी। सो नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा कि अगर स्टेट सेंटर की किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पाती है, उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं चल पाती है, तो वहां पे जो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। एंड प्रेसिडेंट कैन एज्यूम फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, पावर ऑफ द गवर्नर और एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे जो सारी पावर होगी स्टेट की वो प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि आर्टिकल 360। इसमें क्या कहा गया है कि सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, कि यहाँ पे जो है सेंटर स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के लिए, कि उनको बता सकती है कि आप यहाँ पे कुछ रिडक्शंस कीजिए। मान लीजिए अगर स्टेट में सीएम के साथ 50 गाड़ियां चलती है, तो उनको बोल सकती है कि आप जी यहाँ पे 50 नहीं, आप 20 लेके जाइए, आप इतना पेट्रोल कम कीजिए, आप अपने इतने बॉडीगार्ड्स को कम कीजिए, ताकि फाइनेंशियल जो है उसको स्टेबिलिटी लाई जा सके। और प्रेसिडेंट और क्या कर सकता है, गिव नेसेसरी डायरेक्शंस लाइक रिड्यूसिंग द सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जजेस। और यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को रिड्यूस करने के लिए भी डायरेक्शंस दे सकता है। तो इससे पहले हमने देखा था कि जुडिशरी अभी तक इंडिपेंडेंट चलती आ रही थी, जुडिशरी पे किसी का भी जोर नहीं था, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी पहली ऐसी है जहां पे जो हाई कोर्ट के जजेस है उनकी सैलरी को रिड्यूस करने की बात की गई है। सो नेक्स्ट आते हैं अदर प्रोविजंस। अदर प्रोविजंस में फर्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 में क्या दे रखा है कि सेंटर हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि सेंटर की ये ड्यूटी है कि हर स्टेट को वो प्रोटेक्ट करे कि बाहर से कोई एग्रेशन ना हो, कोई वॉर की स्थिति पैदा ना हो, या फिर स्टेट के अंदर कोई वॉर की स्थिति पैदा ना हो। नेक्स्ट है टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने लॉज बना रही है या फिर नहीं, ये भी कौन देखेगा, सेंटर। एंड जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, और वो ऑफिस भी अपना प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही होल्ड करेगा, जब चाहे प्रेसिडेंट उसको उसके ऑफिस से हटा सकता है। और स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा वो भी गवर्नर होगा, और सेंटर का जो एजेंट होगा स्टेट में वो भी गवर्नर ही होगा। एंड सबमिट पीरियोडिकल रिपोर्ट्स टू द सेंटर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर है वो सेंटर को रिपोर्ट्स देगा एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स की स्टेट की। नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट ओनली रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंट जो करेगा वो गवर्नर करेगा, बट उसको रिमूव कौन कर सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट। सो नेक्स्ट आती है कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। यहाँ पे क्या कहा गया है कि
कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस भी दे रखी हैं टू प्रमोट द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ताकि सेंटर एंड स्टेट में कोऑर्डिनेशन बनी रहे। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है एडवाइजरी बॉडीज, सेकंड कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड एट द सेंटर लेवल। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को फॉलो करेंगे जिसमें हम फाइनेंशियली जो रिलेशंस है उनको देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।